सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लेसन 6 पर्यावरणीय अनुकूलन पढ़ने वाले हैं। सामान्य परिचय। प्रत्येक जीव एक विशिष्ट पर्यावास में रहने के लिए अनुकूलित होता है। हम जानते हैं कि नारियल को रेगिस्तान में नहीं उगाया जा सकता और ऊँट समुद्र में जीवित नहीं रह सकता, अर्थात नारियल व ऊँट इन पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित नहीं होते हैं। किसी जीव तथा पौधे की बनावट या व्यवहार अथवा जीने की पद्धति जिसकी सहायता से वह किसी विशेष पर्यावरण में जीवित रहता है, अनुकूलन कहलाती है। मछलियों में गलफड़ों और पंखों की उपस्थिति जलीय पर्यावास के प्रति अनुकूलन के उदाहरण हैं। सामान्य शब्दों में अनुकूलन का अर्थ किसी भी जंतु एवं पौधे की संरचना एवं व्यवहार में उस परिवर्तन से है जो उसे उसके आवास में रहने में मदद करता है। पर्यावरणीय अनुकूलन को जीवों के द्वारा उनके पर्यावरण में विभिन्न परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने की उनकी क्षमता से भी दर्शाते हैं। कई पौधे और जीव खास तरह के आवास में जीवित रहने हेतु विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं तथा वे पर्यावरणीय अनुकूलन हेतु विशेष संरचना का विकास कर लेते हैं जो उनके पर्यावरण की मांग के अनुकूल होती है। यही प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। अनुकूलन 3 तरह से संपन्न होता है: वंशागत, उपार्जन एवं पारिस्थितिकीय। जंतुओं में अनुकूलन भोजन प्राप्ति, आश्रय निर्माण, वंशवृद्धि, सुगमता पूर्वक जीवन जीने की चाह आदि हेतु शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन के समन्वय के रूप में होता है जो उसे उसके आवास में जीवित रहने में मदद करता है। पौधों की अनुकूलता में पत्तियों के प्रकार एवं अन्य शारीरिक संरचनाएं आती है। इसके अलावा कुछ पौधों में विशेष अनुकूलता पाई जाती है। अनुकूलन के 3 प्रकार होते हैं: संरचनात्मक, व्यवहारात्मक एवं शारीरिक। संरचनात्मक अनुकूलन यह अनुकूलन शारीरिक संरचना जैसे किसी जीव के शरीर के आकार, अंग, रंग आदि से संबंधित होता है। उदाहरण के लिए मरु लोमड़ी में ऊष्मा विकिरण के लिए बड़े कान होते हैं, जबकि ध्रुवीय आर्कटिक लोमड़ी में शारीरिक ऊष्मा को बनाए रखने हेतु छोटे कान होते हैं। इसी तरह ध्रुवीय भालू का सफेद रंग एवं धब्बेदार तेंदुए के धब्बे उनके भौतिक आवास क्षेत्रों क्रमशः बर्फ एवं जंगल के अनुकूल होते हैं। दावानल के प्रतिरोध हेतु कुछ पेड़ों की छाल विशेष प्रकार की खुरदरी हो सकती है। व्यवहारात्मक अनुकूलन जीवों में ऐसा अनुकूलन जो उनके कार्य एवं व्यवहार को प्रभावित करे व्यवहारात्मक अनुकूलन कहलाता है। यह अनुकूलन आनुवंशिक रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है या सीखा भी जा सकता है, जैसे उपकरण, प्रयोग, भाषा, प्रवास आदि। भालू सर्दी के मौसम में अधिक सोते हैं। व्हेल मछली एवं कई पक्षी सर्दियों से बचने हेतु गर्म स्थानों की ओर उत्प्रवास करते हैं। इसी तरह मरुस्थलीय जीव गर्मी के समय रात में ही अधिकतर कार्यरत रहते हैं, जैसे सांप अपने बिलों से रात में निकलते हैं। इसे सुरक्षात्मक अनुकूलन भी कहते हैं। शारीरिक अनुकूलन यह शारीरिक रसायन एवं उपापचय संबंधी होता है जो कि बाहरी तौर पर सामान्यतः नजर नहीं आता, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले कंगारू, चूहा आदि में अधिक दक्ष किडनी का होना, मच्छरों में रक्त जमाव को रोकने हेतु उनकी लार में विशेष यौगिक का पाया जाना आदि।
हालांकि जीवों में शारीरिक अनुकूलन की पहचान एवं संबंधित वर्गीकरण करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट है, जीवों का यह विशेष गुण एक लंबे समय अंतराल के बाद प्राकृतिक वर्ण प्रक्रिया द्वारा विकसित हुआ है। जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए भोजन तथा आवास प्राप्त करने को अपना अंतिम लक्ष्य मानते हैं। यह विशेषता उन्हें विभिन्न पर्यावरणीय तथा आवासीय क्षेत्रों में रहने तथा संघर्ष करने की क्रियाविधि प्रदान करती है। समलक्षणी सुगठिता तथा पारिस्थितिक प्रारूप। किसी जीव की उसकी पारिस्थितिकी तथा जीनी संरचना के बीच की पारस्परिक क्रियाओं की भौतिक अभिव्यक्ति को समलक्षणी प्रारूप कहते हैं। स्थानीय आवासीय क्षेत्र में पर्यावरणीय कारकों में भिन्नता के कारण समलक्षणी प्रारूप में भिन्नता होती है। आवास की स्थानीय स्थिति के द्वारा एकाकी जीवों की उत्पन्न हुई भिन्नता समलक्षी सुगठिता कहलाती है। आकृतिता शारीरिक क्रिया लक्षणों के आधार पर पारिस्थितिक प्रारूप आपस में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जबकि किसी जाति का पारिस्थितिक प्रारूप एक दूसरे से आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हुए भी परस्पर जनन हेतु सक्षम होता है। कुछ प्राणियों में सहनशीलता सीमा तथा चरम सीमा ऋतुओं के अनुसार बदलती है। यदि कुछ पर्यावरणीय कारक उसकी सहनशीलता सीमा को पार कर जाते हैं तो वह जीव विरामावस्था में आ जाता है, या वह प्रवास पर चला जाता है, या वह अपने आप को दशानुकूलन की स्थिति में ले आता है। धीरे धीरे परिवर्तनशील नए वातावरण में शरीर के क्रियात्मक अनुकूलन को दशानुकूल कहते हैं। पौधों तथा जीवों में पर्यावरणीय अनुकूलन की भिन्न भिन्न युक्तियाँ होती हैं। पौधों में अनुकूलन। पौधों में विशेष गुण होते हैं। पौधों में विशेष गुण होते हैं जिनके द्वारा वे अपनी सहनशीलता की सीमा को बढ़ाकर प्रकाश की विविध अवधि, सूखे की स्थिति, उच्च तापमान, जल संतृप्त स्थिति तथा लवणीय वातावरण जैसी परिस्थितियों में स्वयं को अनुकूलित कर लेते हैं। पौधे अपने अंदर कई तरह की अनुकूलता विकसित कर पर्यावरण की विपरीत स्थितियों से जूझने की क्षमता निर्मित करते हैं। प्रकाश के साथ अनुकूलन। प्रत्येक पौधा एवं पादप समुदाय विभिन्न प्रकाश तीव्रताओं के प्रति अपने आप को छाया सहनशील या प्रकाश अनुकूलित बनाता है। प्रकाश अनुकूलित पौधे उच्च तापमान में भी प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता रखते हैं तथा उनकी श्वसन दर भी उच्च होती है। छाया अनुकूलित पौधों में सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण, श्वसन तथा उपापचयी क्रियाओं की दर कम होती है। फर्न तथा अन्य कई शाकीय पौधे जो घने वितानी वृक्षों के नीचे धरातल पर पाए जाते हैं, वे छाया सहनशील पौधे होते हैं। जलाभाव तथा ताप के प्रति अनुकूलन। गर्म मरुस्थलीय पौधे शुष्क मृदा तथा उच्च तापमान में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। इस प्रकार जो पौधे स्वयं को शुष्क स्थितियों के अनुकूल बना लेते हैं एवं जिनकी जीवन अवधि लघु होती है, वे इफिमेरल कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत से एक वर्षीय पौधे बीज से अंकुरित होकर अपना जीवन चक्र वर्षा ऋतु में जल्दी पूरा कर लेते हैं तथा शुष्क मौसम में बीज के रूप में जीवित रहते हैं। कुछ पौधे जिनकी गहरी अपसारण जड़ें शुष्क मौसम में
जल पटल तक पहुंच जाती है एवं गहरी भूमि से जल का अवशोषण करती है वे हैं प्रोसोपिस, जूली फ्लोरा, खजूर तथा एकेसिया आदि। शुष्क जलवायु की झाड़ियाँ तथा वृक्ष एकेसिया नीलोटिका, कैप्रिस, डिसिडुआ तथा नेरियम ओलियंडर आदि मरुस्थलीय पौधों के पत्ते छोटे होते हैं। इन धसे हुए रंध्र एवं चर्मिल सतह वाले पत्तों तथा मोमदार क्यूटिकल से कम वाष्पोत्सर्जन होता है। कैक्टस तथा मांसलोद्भिद इनके मांसल पत्तों तथा तनों में जल संग्रहित रहता है जो कि शुष्क पर्यावरण के लिए अनुकूलित होता है। कैक्टी पौधों के पत्ते कांटे में परिवर्तित हो जाते हैं तथा तनों की बनावट मांसल और गूदेदार होती है। कुछ कैक्टी के तने फैलने योग्य होते हैं जिनमें जल संचित रहता है तथा जड़ें भूमि की ऊपरी सतह पर फैली हुई होती है। इस प्रकार ये पौधे अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल डालते हैं। अनेक उष्णकटिबंधीय पौधों खासकर घासों में जो कि गर्म तथा आर्द्र जलवायु में उगते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण का C4 पथ भी पाया जाता है। इस तरह की प्रणाली वाले पौधे कम भौमजल वाले पर्यावरण में बेहतर ढंग से उगते हैं। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर को प्राप्त करने के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। उच्च तापमान पर कई मरुस्थलीय पौधे जैसे कैक्टस तथा मांसलोद्भिद अपने रंध्र को दिन में बंद कर लेते हैं तथा कम वाष्पोत्सर्जन के लिए रात में खोल देते हैं। ऐसे पौधों में CAM पथ वाला प्रकाश संश्लेषण होता है। कई मरुस्थलीय पौधे कोशिकाओं में प्रोलीन इकट्ठा करते हैं जिससे पत्तों में परासरण तथा जल विभव बना रहता है। ताप परघाती प्रोटीन पौधों को उच्च तापमान पर शरीर क्रियात्मक अनुकूलन प्रदान करती है। ये प्रोटीन दूसरे प्रोटीन को उनकी संरचना बनाए रखने में मदद करते हैं और उच्च तापमान पर विकृतीकरण से रोकते हैं। स्थायी रूप से जल में रहने वाले पौधे जलोद्भिद कहलाते हैं। ये पौधे या तो जलमग्न होते हैं या आधे डूबे होते हैं तथा पत्तियों एवं पर्णवृत्तों में वायु कोशिका की उपस्थिति दर्शाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के क्रम में मुक्त ऑक्सीजन का स्थानांतरण वायु कोशिका के द्वारा होता है। यह ऑक्सीजन रहित भूमि में उपस्थित जड़ों में भी पाया जाता है। इनके उत्तक पौधों में उत्प्लावकता प्रदान करते हैं। जल एवं वायु के साथ संबंधों के आधार पर जलोद्भिद को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 3 वर्ग कौन कौन से हैं? तैरने वाले जलोद्भिद। इस श्रेणी के पादप जल की सतह पर तैरते रहते हैं। डक, विड्स, वाटर हायसिंथ एवं वाटर फर्न इस वर्ग के उदाहरण हैं। इस वर्ग के पौधों में जड़ें या तो अच्छी तरह विकसित नहीं होती या पूर्ण रूप से अनुपस्थित रहती है। तैरने हेतु पत्तियां प्रमुख अंग का कार्य करती है जिनमें बड़े वायु क्षेत्र एवं रंध्र पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। स्वतंत्र पलावी। ये पौधे स्वतंत्र रूप से जल सतह के ऊपर तैरते रहते हैं तथा इनकी जड़ें मृदा में धसी नहीं होती। उदाहरण वुल्फिया, आइक और निया। स्थिर पलावी। ये पौधे जल सतह के ऊपर तैरते रहते हैं परंतु इनकी जड़ें उनके आवास की मृदा में धसी होती है। उदाहरण निम्फिया, लोटस। पूर्णतः डूबे हुए जलनिमग्न जलोद्भिद। इस श्रेणी के पादप जल सतह के नीचे वृद्धि एवं
जल में पूर्ण रूप से डूबे रहते हैं। ये वायु के सीधे संपर्क में नहीं रहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र प्लावी, उदाहरण यूट्रिकुलेरिया, जड़बद्ध, उदाहरण हाइड्रिला कारा। इस वर्ग के पौधों में जड़ तंत्र अविकसित होता है एवं रूट पॉकेट्स पाए जाते हैं। तना कमजोर एवं लचीला होता है तथा पत्तियों में रंध्र अनुपस्थित होता है। उभयचर निर्गत जलोद्भिद, इस वर्ग के पौधे वायु में वृद्धि करते हैं परंतु जड़ें गीली मिट्टी में धसी रहती है। इस वर्ग के पादप जल एवं वायु दोनों स्थितियों में रहने हेतु अनुकूलित होते हैं। उदाहरण टाइफा। लवणयुक्त पर्यावरण में अनुकूलन, लवणयुक्त पर्यावरण के पौधे लवण मृदोद्भिद कहलाते हैं, जो कि लवण की उच्च सांद्रता वाले जल या मृदा में उगने के लिए अनुकूलित होते हैं। ये पौधे ज्वार, कच्छ तथा तटीय टिब्बा, मैंग्रोव, लवणयुक्त मृदा में पाए जाते हैं। ये पौधे उष्ण तथा आर्द्र परिस्थिति में गूदेदार हो जाते हैं तथा कोशिकाओं, तनों और पत्तों में लवण को संचित करते हैं। मैंग्रोव वनस्पतियां उष्णकटिबंधीय डेल्टा तथा सागर के ऊपरी भाग वाले कच्छ में पाई जाती है। मैंग्रोव की कुछ प्रजातियां अपनी लवण ग्रंथियों से लवण का उत्सर्जन पत्तों पर करती है। कुछ मैंग्रोव प्रजातियां जड़ों के अत्यधिक लवण को पनपन द्वारा मृदा में निष्कासित कर देती है। ड्यूना लिएला सालिना, जो लवण मृदोद्भिद हरे सूक्ष्म शैवाल का एक प्रकार है, उच्च लवणीय झीलों में पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाओं में संचित ग्लिसरॉल इन्हें लवणीय परिस्थिति को सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। नेक्स्ट है मैंग्रोव वन में एविसीनिया तथा राइजोफोरा प्रबल प्रजातियां हैं। यद्यपि लवण मृदोद्भिद नम भूमि में लवण तथा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रकट होते हैं। इन पौधों में श्वसन मूल, छादाधार तथा अवस्तंभ मूल व जरायुजता मात्र वृक्ष से फल के जुड़े रहने के दौरान ही बीज का अंकुरण हो जाना जैसे विशेष अनुकूलनों का विकास होता है। श्वसन मूल की उपस्थिति वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त करने तथा उसे मुख्य जड़ तक स्थानांतरित करने में मदद करती है। मैंग्रोव की कई प्रजातियों में छादाधार तथा अवस्तंभ मूल व जरायुजता जैसी अनुकूलताएं बीज अंकुरण के समय पौधों को लवणता प्रभाव से बचाती है। मितपोषणी मृदा के प्रति अनुकूलन, मितपोषणी मृदा में अल्प मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं। यह मृदा सामान्यतः पुराने तथा भौगोलिक तौर पर स्थायी भागों में विकसित होती है, जो उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन क्षेत्र के अधिकांश भागों में पाई जाती है। गहन अपरदन तथा उच्च अवसालन दर के कारण इन मृदाओं में पोषक तत्वों को रखने की क्षमता अत्यंत कम होती है। अल्प पोषक तत्व वाली मृदाओं के अंतर्गत आने वाले पौधे कवकमूल संबंध को दर्शाते हैं। कवकमूल एक सहजीविता संबंध है जो कवक एवं पौधों की जड़ों के बीच निर्मित होता है। कवक पोषक तत्वों का तेजी से अवशोषण कर पौधों को उपलब्ध एवं इसके बदले पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त कार्बोहाइड्रेट कवक को उपलब्ध कराते हैं। कवक जड़ दो प्रकार के होते हैं, अंतःकवक मूल। इनमें कवक तंतु जड़ों के अंदर वास करते हैं। अंतःकवक मूल शीतोष्ण क्षेत्रों के बहुत सारे वृक्ष तथा झाड़ी वाली जातियों में पाए जाते हैं। अंतःकवक मूल
प्रतिशत से ज़्यादा स्थलीय पौधों की जड़ों में पाया जाता है। बाह्य कवक मूल, इसमें कवक तंतु जड़ के बाहरी भाग में एक पट्टिका का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के कवक मूल वन वृक्षों खासकर कोनिफर, बर्च, ओक में पाए जाते हैं। मितपोषणी मृदा के प्रति अनुकूलन, माइकोराइजा कवक जो पेड़ों की जड़ों पर रहता है एवं पेड़ों को पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया गठजोड़ जो कि दलहनी पौधों की जड़ों पर वृद्धि कर पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। शैवाल एवं दीमक ये दोनों नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। वृक्ष अनुकूलता, पेड़ों को सहारा देने वाली एवं ऊपरी सतह की जड़। प्राणियों में अनुकूलनशीलता, पौधों की तरह जीव भी विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने तथा विकास करने हेतु समझौता करते हैं। मांसाहारियों तथा शाकाहारियों में एक निश्चित प्रकार के भोजन को खाने की अनुकूलता रहती है। कुछ प्राणियों में परभक्षियों द्वारा खाए जाने से बचने के लिए अनुकूलता होती है। अन्य में अपने युग्मकों को आकर्षित करने के लिए व्यवहारिक अनुकूलता होती है। हालांकि पर्यावरणीय विभिन्नता एवं प्रतिबल की स्थिति में प्राणियों में ज़्यादातर शारीरिक एवं व्यवहारिक अनुकूलता होती है। जीवों द्वारा पर्यावरणीय अनुकूलता की युक्तियाँ निम्नलिखित है। सबसे पहले प्रवास में जीवों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लंबी दूरी या कम दूरी का संचालन होता है। उदाहरण स्वरूप आर्कटिक टर्न जो कि समुद्री पक्षी है, अपने उत्तरी अटलांटिक प्रजनन स्थल से अंटार्कटिका तक हजारों मील की दूरी का चक्कर प्रतिवर्ष लगाते हैं। टिड्डे नए भोजन स्थल की तलाश में अधिक संख्या में मरुस्थलीय प्रदेशों के भोजनविहीन क्षेत्रों से प्रवासन कर जाते हैं। प्रवास के प्रकार, लंबी दूरी का प्रवास कौन करता है? आर्कटिक टर्न करती है। गर्मियों में ध्रुवीय क्षेत्र के समीप घोंसला, शीत ऋतु में अंटार्कटिका से दक्षिण में उड़कर जाना, प्रत्येक वसंत में उत्तरी ध्रुव में पुनः आना। अल्प दूरी का प्रवास, ऐसे कई पक्षी हैं। दिशा तथा संचालन के लिए सूर्य, चंद्रमा, तारे या चुंबकीय क्षेत्रों को उपयोग कर पक्षी अभिगमन करते हैं, जैसे कैरिबू, एल्क तथा व्हेल। प्रत्येक शरद ऋतु में भोजन की तलाश में गर्म स्थानों की ओर अभिगमन करते हैं। आवर्ती अभिगमन टिड्डा है, भोजन स्थल की तलाश में अभिगमन करते हैं। छद्मावरण, कुछ प्राणियों में परिवेश के साथ घुल मिल जाने की क्षमता होती है जो छद्मावरण कहलाती है। यह एक सामान्य अनुकूलता है। कुछ कीड़ों, सरीसृपों तथा स्तनधारियों में उनके शरीर पर कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जिससे उन्हें छाया तथा टहनियों या समूह के दूसरे सदस्यों से अंतर कर पाना मुश्किल होता है, जैसे तेंदुआ, तितली, गिरगिट आदि इसके उदाहरण हैं। शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता, अत्यधिक ठंडे या शुष्क वातावरण में जो प्राणी प्रवसन करने में अक्षम होते हैं वे शारीरिक रूप से निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। शीतकाल को सुषुप्तावस्था में बिताना शीत निष्क्रियता कहलाता है। उदाहरण चमगादड़, कंगारू, रोटेंड, भालू आदि। दूसरी तरफ शुष्क गर्म अवधि को निष्क्रिय अवस्था में बिताना ग्रीष्म निष्क्रियता कहलाता है, जैसे उत्तरी अमेरिका के मरुस्थलीय कछुए, मगरमच्छ, सैलामेंडर एवं कुछ उभयचर। ग्रेटर सिरेन, गिरगिट, हेजहोग, घोंघा
केचुआ, मधुमक्खी, अफ्रीकन लंगफिश आदि में। जीवों की आंतरिक क्रिया तथा इसके क्रियाकलापों की दर को तापमान नियंत्रित करता है। असमतापी प्राणियों में शरीर का तापमान उस वातावरण के समान होता है जिसमें वे रहते हैं। असमतापी प्राणियों का शरीर बाह्य वातावरण के गर्म होने पर गर्म एवं ठंडा होने पर ठंडा हो जाता है। बाहरी पर्यावरण में तापमान परिवर्तन इन जीवों की क्रियाओं को प्रभावित करता है। समतापी ऐसे प्राणी हैं जो अपने शरीर का तापमान शारीरिक क्रियाओं द्वारा एक जैसे बनाए रखते हैं। बाहर का तापमान बदलते रहने पर भी उनके अंदर शारीरिक क्रियाओं द्वारा तापमान को निश्चित करने या सहनीय सीमा के भीतर रखने की क्षमता होती है। वे अपने शरीर के तापमान को उपापचयी प्रक्रियाओं एवं अनुकूलनीय तंत्रों यथा पसीने, हाँफने, कपकपाने, तापावरोधन, प्रवासन द्वारा स्थिर रखते हैं। ठंड के दिनों में मनुष्य अपने शारीरिक तापमान का नियंत्रण कपकपी के द्वारा करता है। अपर्याप्त ताप के कारण शरीर कांपने लगता है एवं ताप का उत्पादन होता है। साथ ही गर्मी के दिनों में शारीरिक तापमान का नियंत्रण विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा शरीर पूरा करता है, जैसे गर्म वायु तापमान, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता एवं उपापचयी ताप उत्पादन को शरीर कर्म से श्वसनीय वाष्पोत्सर्जन, पसीने द्वारा वाष्पोत्सर्जन एवं शरीर से विकिरण द्वारा संतुलित करता है। इस प्रक्रिया में ताप हानि होती है जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। इस कारण समतापी प्राणी विश्व के सभी प्रकार के आवास ठंडे आर्कटिक से लेकर गर्म मरुस्थल तक में पाए जाते हैं। बाहरी वातावरण में परिवर्तन होते हुए भी आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखने की प्रक्रिया समस्थिति कहलाती है। समतापी प्राणियों में शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखने से इन्हें दूसरे जीवों की तुलना में एक उपापचयी लाभ की स्थिति प्रदान होती है। विदित है कि समतापी जीवों में जैव रासायनिक क्रियाएं तथा एंजाइम 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। इसलिए ये प्राणी ऊष्मा ह्रास को कम करने के लिए अपने आप में कई तरह के अनुकूलन लाते हैं, जिससे ये शीत स्थितियों में भी अपने आप को सक्रिय रख पाते हैं। असमतापी प्राणी ये एक्टोथर्म या पाइकिलोथर्मिक जीव के नाम से भी जाने जाते हैं। इन जीवों में वातावरणीय परिवर्तन के साथ स्वयं के शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती। ये जीव शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता की प्रक्रिया संपादित करते हैं। उदाहरण कशेरुकी, सरीसृप वर्ग उदाहरण सांप, छिपकली, मगरमच्छ, कछुआ, गिरगिट। उभयचर वर्ग में टोड, मेंढक, सैलामेंडर। मत्स्य वर्ग में अफ्रीकन लंगफिश। अकशेरुकी मोलस्का वर्ग में घोंगा और अन्य उदाहरण कीट, केकड़ा, झींगा, ऑक्टोपस आदि। समतापी प्राणी ये एंडोथर्म या होम्योथर्मिक जीव के नाम से भी जाने जाते हैं। ये अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं एवं वातावरण के तापमान के साथ उन्हें परिवर्तित करते हैं। इन जीवों में शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता की प्रक्रिया का दिखना दुर्लभ है। उदाहरण कशेरुकी स्तनधारी वर्ग में मनुष्य, शेर, कुत्ता और पक्षी वर्ग में कबूतर। समतापी प्राणियों में से कुछ प्राणी अपनी प्रकृति के अपवाद स्वरूप शीत निष्क्रियता दर्शाते हैं।
उदाहरण वर्ग स्तनधारी और रोडेंसिया में धरातलीय गिलहरी, प्राइमेट्स में फैट टेल्ड ड्वार्फ लेमूर, क्रोप्टेरा इसमें चमगादड़, कॉर्निवारा में काला भालू, ध्रुवीय भालू। मिमिक्री अनुवरण, जब दो जातियां एक दूसरे जैसी दिखती है तो उनमें से एक जाति अनुहारक कहलाती है, जो कि परभक्षियों के लिए स्वादिष्ट होती है, परंतु यह दिखती दूसरी जाति की तरह है। यह दूसरी जाति प्रतिरूप कहलाती है, जो कि परभक्षियों के लिए स्वादहीन होती है। बेटसी अनुहरण, जो कि अनुहरण का एक उदाहरण है, उसमें अनुहारक सुरक्षाहीन होता है, लेकिन उसमें प्रतिरूप जैसा परभक्षी चिन्ह होता है, जिसमें परभक्षी के विरुद्ध सुरक्षात्मक उपाय रहता है। इस प्रकार अनुहारक परभक्षी आक्रमण से स्वयं को बचाने में सक्षम होता है। म्यूलरी अनुहरण वह प्रक्रिया है जब अनुहारक प्रतिरूप जैसा ही सुरक्षात्मक उपाय दर्शाता है, जैसे एक मोनार्क तितली जो कि विषयुक्त होती है एवं परभक्षी के प्रति विषैली होती है, वायसराय तितली द्वारा अनुहारित होती है। जलाभाव के प्रति अनुकूलन, मरुस्थलीय प्रदेशों में रहने वाले प्राणियों में दो प्रकार का अनुकूलन प्रमुख है। पहला, जल ह्रास को जितना संभव हो सके उतना कम करना, तथा दूसरा मरुस्थलीय परिस्थिति के प्रति अनुकूलता। उदाहरण, कंगारू चूहा मूत्र को ठोस रूप में उत्सर्जित कर जल को संरक्षित करता है तथा जन्म से मृत्यु तक बिना पानी पिए भी जीवित रह सकता है। ऊंट मरुस्थल के प्रति विशिष्ट समायोजन दर्शाता है। इसके अंतर्गत यह जल का उपयोग बहुत ही मितव्ययता से करता है, शरीर के तापमान में बहुत उतार चढ़ाव के प्रति सहिष्णुता दिखाता है तथा अत्यधिक ताप प्रतिबल के समय में भी रुधिर धारा की आर्द्रता को बनाए रखने में सक्षम होता है। शीत के प्रति अनुकूलन, स्थानबद्ध प्राणी जैसे बर्नाकले जो कि अत्यधिक ठंडे अंतर्जवारी क्षेत्रों में रहते हैं, मकड़ी व कई कीट शीत प्रभाव का प्रतिरोध शीत सहनशील प्रक्रिया द्वारा करते हैं। हिम सहनशील जीवों में हिम न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन पाया जाता है, जो कि बहुत ही कम तापमान पर बाह्य कोशिका स्थानों में हिम निर्माण को प्रेरित करता है। कुछ हिम परिवर्जन प्राणी गिल्सरोल या प्रति हिम प्रोटीन को जमा देते हैं। उनके शरीर के द्रव पदार्थ हिमांक से नीचे है, इस प्रकार वे 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के पर्यावरणीय तापमान को सहन कर पाते हैं। ऐसे प्रति हिम यौगिकों की उपस्थिति अंटार्कटिक क्षेत्रों की मछलियों को समुद्री जल में सक्रिय रहने में सहायता करती है। तो लेसन खत्म हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।